हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे चैप्टर वर्गीज कुरियन आई टू हैड अ ड्रीम। तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वी कुरियन जी। ठीक है, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है ये हमारे कंट्री में वाइट रिवॉल्यूशन लेकर आए थे। ठीक है, जिन्होंने इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में बहुत हेल्प की थी। तो इनकी एक ये बुक है आई टू हैड अ ड्रीम। ठीक है, तो उसी के कुछ पार्ट को हम यहाँ इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो पहले हम एक्टिविटीज करते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। अरेंज द वर्ल्ड वाइड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन गिवन बिलो इन द टाइमलाइन प्रोवाइडेड। अब हमें यहाँ क्या दिए हैं? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन गिवन। तो यहाँ हमें कुछ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दिए गए, उनको हमें उनके टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज करना है कि कौन पहले आया फिर उसके बाद कौन आया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो यहाँ कौन कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन गिवन है? टेलीफोन, ईमेल, पोस्ट कार्ड, टेलीग्राफ, मोबाइल फोन, करियर, पेजेस। ठीक है, ये चीज़ है। तो सबसे पहले तो हमारे पास पेजेंस ही थे, यही हमारे जो भी मैसेजेस होते थे इनको लेकर जाते थे। तो फर्स्ट हमारा ये है। उसके बाद फिर क्या आया? हमारा टेलीग्राफ। इसके जरिए हम अपने मैसेजेस जो भी इंफॉर्मेशन होती थी उसको पहुंचाते थे। फिर उसके बाद लेटर्स, पोस्ट कार्ड आया। फिर उसके बाद क्या आया? टेलीफोन, फिर ईमेल, और अब जो चल रहा है वो है मोबाइल फोन। तो इनके टाइम के अकॉर्डिंग है कि कौन कब आया। नेक्स्ट, work in pairs and discuss the following things. The reasons for change in the means of communication over the years. कि हर साल के दौरान जो means of communication में changes आ रहे हैं उसके रीज़न क्या है कि changes क्यों आ रहे हैं? तो changes क्यों आ रहे हैं? सबसे पहले आजकल सब कुछ क्या एडवांस चल रहा है ना, इतनी सारी टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट आ रही है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं। तो फर्स्ट रीज़न तो क्या हुआ? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सेकंड, पहले हम जो भी मैसेज पहुंचाते थे, जो भी हमारी बातचीत होती थी, कम्युनिकेशन जो पहले के मीन्स से होते थे, तो उसमें क्या थे, काफ़ी टाइम लगता था मैसेज को पहुंचाने में। ठीक है, स्लो कम्युनिकेशन होता था। तो फिर हमें फास्टर कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ी। तो ये भी एक रीज़न है कि हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में चेंजेस आए। और क्या हो सकता है? इंक्रीज्ड ग्लोबल कनेक्टिविटी। ग्लोबल कनेक्टिविटी हमारी बढ़ गई है, दूसरे कंट्रीज हैं वहाँ भी हमें कम्युनिकेशन करना पड़ता है। इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क का डेवलपमेंट हुआ है। लाइफस्टाइल, हमारे इंटरेस्ट, प्रेफरेंस, ये सब चेंज हुए। तो ये सब इसके रीजंस हैं चेंजेस के। नेक्स्ट, द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट यू प्रेफर टू यूज एंड द रीजन फॉर योर चॉइस। कि आप कौन सा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रेफर करते हो, क्यों करते हैं? तो आजकल तो वही है, मोबाइल फ़ोन को ही सब प्रेफर करते हैं, क्योंकि इससे ये हम जल्दी ही अपनी बातचीत, अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। ईज़िली हम जब मर्जी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, किसी भी टाइम पर कर सकते हैं, किसी के भी साथ। अगर वो पर्सन कहीं दूर बैठे हैं उससे भी हम ईज़िली कम्युनिकेट कर सकते हैं। Next one is communication through social media. Its benefit and precautions that one should take against its misuse. तो वो कह रहे हैं कि जो हम सोशल मीडिया के जरिए कम्युनिकेशन करते हैं उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं, और उसके प्रिकॉशंस बताने हैं, सावधानियां बतानी है जो हमें बरतनी चाहिए ताकि उनका मिसयूज़ ना हो सके। तो सबसे पहले बेनिफिट क्या है? हम पूरे दुनिया में कोई भी पर्सन है उसके साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं। सेकंड, कोई भी इंफॉर्मेशन है, आइडियाज़ हैं, वो हम जल्दी से शेयर कर सकते हैं। और एजुकेशनल वे में भी काफ़ी हेल्प हो रही है हमारी इसके ज़रिए। ठीक है, एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल नेटवर्किंग, अवेयरनेस मिलती है हमें कि हमारी करंट में, हमारी दुनिया में, हमारे स्टेट में क्या चल रहा है, हमारे आसपास क्या चल रहा है। तो वो सब अवेयरनेस हमें मिलती है। ये तो होंगे इसके बेनिफिट्स। दूसरा बताना है हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए इनको यूज़ करने। सबसे फर्स्ट, हमें अपनी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो किसी भी अननोन पर्सन के साथ शेयर नहीं करनी है। सेकंड, जो भी हमारी प्राइवेसी सेटिंग है उसको अच्छे से
अच्छे से मतलब प्रिपेयर करना है, उस सेटिंग को हमें केयरफुली रखनी है, अपनी प्राइवेसी लीक नहीं होने देनी। जो भी हमारे आजकल के फेक न्यूज़ भी काफ़ी फैलते हैं, तो उनसे हमें बचना है। ऑनलाइन अगर हम किसी को भी देख रहे हैं, किसी की भी वीडियो, तो वहाँ हमें रिस्पेक्टफुल रहना है, ये नहीं कि हम वहाँ जाकर अब्यूज़िंग कर रहे हैं, ठीक है? और अगर कोई भी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट है, जिसमें हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, जो जिसमें हमें कुछ गलत दिखता है, तो उसको हम उसी टाइम रिपोर्ट कर दें और ब्लॉक कर दें। तो ये सब प्रिकॉशंस हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये हमारी एक्टिविटीज़ थी। तो चैप्टर नेम हम पढ़ चुके हैं, आई टू हैड अ ड्रीम, कि मेरा भी एक सपना था। क्यों किसकी बात हो रही है यहाँ? वी कोरियन की। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ। वी कोरियन आनंद 388001 इंडिया। तो ये क्या है? एक लेटर है जो वी कोरियन जी किसको लिख रहे हैं? अपने ग्रैंडसन को, ठीक है? कहाँ रहते थे वो? गुजरात के आनंद में। तो वहां से इन्होंने ये लेटर लिखा है। माई डियर सिद्धार्थ, तो उनके ग्रैंडसन का नेम क्या है? सिद्धार्थ। When did I write to you last? कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम कब लिखा था? I have trouble even remembering, कि मुझे याद करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। In today's fast-paced world, we have become so addicted to instant communication that we prefer to use a telephone. तो वो क्या कह रहे हैं कि आज की दुनिया क्या है? बहुत स्पीड वाली हो गई है। फास्ट पेस्ड मतलब बहुत ज़्यादा रफ्तार वाली। तो आज की दुनिया बहुत स्पीडली चल रही है। तो हम इस दुनिया में एडिक्टेड हो चुके हैं। एडिक्टेड मतलब किसी चीज़ की पूरी आदत हो जाना, ठीक है? उसी चीज़ पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाना। तो हमें किसकी आदत लग गई है? इंस्टेंट कम्युनिकेशन, ऐसे कम्युनिकेशन से जो इमीडिएट हो जाए, तुरंत हो जाए। दैट वी प्रेफर टू यूज़ अ टेलीफोन, और इसलिए हम टेलीफोन का इस्तेमाल करना ही पसंद करते हैं। उससे क्या हम जब भी हमें किसी से कम्युनिकेट करना है उसी वक्त कर लेते हैं। बट स्पीकिंग ऑन द टेलीफोन ओनली गिव्स अस एन इमीडिएट बट फ्लीटिंग जॉय। फ्लीटिंग का मतलब टेम्परेरी, जो कुछ ही टाइम के लिए हो, शॉर्ट टर्म हो, ठीक है? टेम्परेरी। तो वो कह रहे हैं कि जो हम टेलीफोन पर बातचीत करते हैं उससे हमें इमीडिएट जॉय तो मिलते हैं, मतलब एकदम से तुरंत की खुशी तो मिलती है, लेकिन वो खुशी सिर्फ क्या होती है? फ्लीटिंग, टेम्परेरी होती है, वो कुछ ही मिनट्स की होती है। राइटिंग इज डिफरेंट, जो हम लिखते हैं वो बहुत अलग है। राइटिंग इवन इफ इट इज अ लेटर not only conveys our present concerns and views of the events taking place around us, but it becomes a possession that can be treasured and reread over the years with great abiding pleasure. अब वो कह रहे हैं अब वो क्या कह रहे हैं कि जो लिखना है वो बहुत अलग है, एक अलग चीज़ है। लिखना या मतलब चिट्ठी लिखना, ठीक है? लेटर राइट करना। तो वो कह रहे हैं कि जो लिखना है, चाहे वो एक लेटर ही क्यों ना हो, वो सिर्फ हमारे प्रेजेंट कंसर्न, कि जो हमारे करंट में, प्रेजेंट टाइम में जो भी हमारी चिंताएं हैं या जो भी हमारे व्यूज हैं, सिर्फ उसको ही कन्वे नहीं करते हैं, उसको ही एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बल्कि इट बिकम्स अ पोजेशन। पोजेशन मतलब कि हमारी एक संपत्ति बन जाती है, क्योंकि वो हमारे पास रहता है काफी टाइम। दैट कैन बी ट्रेजर, जिसको हम खजाने की तरह संभाल के रख सकते हैं। एंड रीड ओवर द ईयर्स, और काफी सालों तक हम इसको दोबारा दोबारा पढ़ सकते हैं विद ग्रेट अबाइडिंग प्लेजर। अबाइडिंग प्लेजर का मतलब फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, जो लंबे टाइम तक रहे। तो वही कह रहे हैं कि लेटर्स को हम बार बार पढ़ भी सकते हैं, संभाल के रखते हैं, और उसको बार बार पढ़ के हमें बहुत खुशी होती है, हैप्पीनेस मिलती है लंबे टाइम के लिए। यू मे नॉट विश टू रीड इट ऑल राइट अवे, बट परहैप्स अ कपल ऑफ डिकेड्स और मोर फ्रॉम नाउ। तो वो कह रहे हैं कि शायद तुम अब इसी वक्त इसे पूरा ना पढ़ पाओ, ठीक है? तुम्हारी विश हो कि तुम अभी इसे पूरा ना पढ़ो। शायद अ कपल ऑफ डिकेड्स, कुछ डिकेड्स के बाद या उससे भी ज़्यादा, यू विल पिक अप दीज जॉटिंग्स ऑफ माइन अगेन। जॉटिंग्स का मतलब ब्रीफ नोट्स, की जो मैंने ये नोट्स लिखकर भेजे हैं एज अ लेटर, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि चाहे तुम अभी नहीं पढ़ना ना चाहो, लेकिन कुछ टाइम बाद तुम मेरे इन ब्रीफ नोट्स को पिक करोगे,
पढ़ोगे मतलब दोबारा से इनको देखोगे, एंड दे विल गिव यू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट आई हैव डन। तो वो कह रहे हैं कि तुम इसको दोबारा से पढ़ोगे और फिर इससे तुम्हें एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग मिलेगी किस चीज़ की, व्हाट आई हैव डन, कि मैंने क्या किया, कि मैंने अपनी लाइफ में जो भी किया उसके बारे में तुम्हें पूरी समझ मिलेगी। एंड द रीजंस आई परस्यूड अ लाइफ ऑफ सर्विस टू अवर नेशंस फार्मर, और वो रीजन भी पता चलेगा, कौन सा रीजन, कि मैंने अपने देश के किसानों के लिए जो सर्विस की है, उनकी जो सेवा की अपनी लाइफ में, वो क्यों की, उसका रीजन भी तुम्हें पता चलेगा। यू विल देन डिस्कवर इन देम अ वैल्यूएबल रिमाइंडर ऑफ द डेज जस्ट बिफोर द वर्ल्ड एंटर्ड द 21st सेंचुरी। तो वो कह रहे हैं यू विल देन डिस्कवर, कि तब तुम डिस्कवर कर पाओगे उनमें, इन देम, उन चिट्ठियों में, अ वैल्यूएबल रिमाइंडर ऑफ द डेज जस्ट बिफोर द वर्ल्ड, कि जो दुनिया है वो 21st सेंचुरी में एंटर कर चुकी है। उससे पहले के जो डेज थे, ठीक है, उनकी जो वैल्यूएबल मेमोरीज है, तुम उनको याद कर पाओगे जब तुम मेरे लेटर्स को दोबारा से पढ़ोगे। एंड यू मे वांट टू शेयर माय मेमोरीज विद दोज ऑफ योर जनरेशन, और तुम शेयर करना चाहोगे मेरे इन मेमोरीज को विद दोज ऑफ योर जनरेशन, आगे जो तुम्हारी जनरेशन आएगी तुम उनके साथ भी मेरी मेमोरीज को शेयर करोगे, और इवन यंगर, या फिर जो तुमसे छोटे होंगे उनके साथ, टू प्रोवाइड अ ग्लिम्पस ऑफ द वर्ल्ड योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव्ड इन एंड न्यू। ठीक है, तो वो कहेंगे तुम मेरी मेमोरीज को शेयर करोगे, उन्हें उस दुनिया के बारे में बताओगे जिस दुनिया को तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स ने जिया है और जिसे वो जानते थे। I started my working life soon after our country became independent. तो वो कह रहे हैं कि जैसे ही हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी उसके बाद ही मैंने अपनी वर्किंग लाइफ स्टार्ट कर दी। The noblest task in those days was to contribute in whatever way we could towards building an India of our dreams. तो वो कह रहे हैं कि उन दिनों में जो सबसे अच्छा काम था, जो एक सबसे महान कार्य था, वो क्या था? कंट्रीब्यूट करना, किसमें? अपने सपनों का भारत बनाने में हम जो भी कंट्रीब्यूट कर सकें, वो एक सबसे महान काम था उस टाइम। A nation where our people would not only hold their heads high in freedom but would be free from hunger and poverty. तो वो कह रहे हैं कि हमारे सपनों का भारत कैसा? ऐसा देश जहां हमारे पीपल हैं वो सिर्फ आज़ादी में अपने सिर ऊंचा करके न चलें, बल्कि भूख और गरीबी से भी वो पूरी तरह से आज़ाद हो, ऐसा देश बनाना चाहते थे। A nation where our people could live with equal respect and love for one another. ऐसा देश जहां हमारे लोग एक दूसरे के साथ फुल रिस्पेक्ट से रहें, एक दूसरे को इक्वल रिस्पेक्ट दें और एक दूसरे के प्रति जिनका प्रेम भी हो। A nation that would eventually be counted among the foremost nations of the world. Foremost मतलब सबसे आगे, ठीक है, लीडिंग कंट्री। तो वो कह रहे हैं कि एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया के लीडिंग देश में से काउंट लीडिंग देश में काउंट हो, मतलब वो भी लीडिंग कंट्रीज में शामिल हो। इट वॉज देन दैट आई रियलाइज्ड इन ह्यूमिलिटी that choosing to lead one kind of life means putting aside the desire to pursue. Humility का मतलब क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल, ठीक है, सबसे अच्छे से रहना, प्यार से रहना। परस्यू मतलब किसी चीज को फॉलो करना। तो वो कह रहे हैं कि ये वही टाइम था जब मैंने ह्यूमिलिटी से ये रियलाइज किया, मतलब विनम्रता से मैंने ये समझा कि दैट चूजिंग टू लीड वन ऑफ लाइफ, कि किसी एक टाइप का जीवन चुनने का मतलब ये होता है कि जो बाकी हमारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, जो अदर ऑप्शंस हैं, उनकी इच्छा को एक और रख देना, पुट असाइड मतलब एक तरफ रख देना। तो वो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि उस टाइम मैं समझ चुका था कि इस प्रकार का जीवन चुनना है जिसमें हम क्या करें, बाकी ऑप्शंस को एक तरफ रख दें और किसी एक चीज पर हमारा फुल फोकस हो। दिस ट्रांसफॉर्मेशन टुक प्लेस विद इन मी 50 years ago.
और जो मुझ में ये बदलाव आया था, ये 50 साल पहले आया था। When I agreed to work for a small cooperative of dairy farmers who were trying to gain control over their lives. ठीक है, तो वो कह रही 50 साल पहले मुझ में ये चेंज आया था, जब मैं एग्री हुआ काम करने के लिए। किसके लिए? एक स्मॉल कोऑपरेटिव ऑफ डायरी फार्मर। ठीक है, डायरी फार्मर थे, उनका एक छोटा सा कोऑपरेटिव था, एक सहकारी संस्था थी, तो उनके लिए मैं काम करने के लिए तैयार हो गया था। और जो ये फार्मर थे, ये क्या कर रहे थे? अपनी लाइव्स, ठीक है, अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे थे। टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, सर्विस टू अवर नेशंस फार्मर्स वाज नॉट द करियर। तो वो कह रहे हैं कि अगर मैं पूरा ऑनेस्ट होकर कहूँ, तो सच बात यह है कि हमारे देश के फार्मर्स की सेवा करना एक करियर ऑप्शन नहीं है। आई हैड एन विजन फॉर माई सेल्फ, जो कि मैंने अपने लिए कल्पना की थी। एंड विजन मतलब इमेजिन करना, एक्सपेक्ट करना। तो वो कह रहे हैं कि फार्मर्स की सेवा करना एक करियर नहीं था जिसकी मैंने अपने लिए कल्पना की थी। बट समहाउ, लेकिन किसी तरह, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स स्वेप्ट मी अलोंग एंड पुट मी इन अ सर्टेन टाइम विद अ चॉइस दैट वुड ट्रांसफॉर्म माई लाइफ। लेकिन वो कह रहे हैं कि किसी तरह से मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे इवेंट्स हुए जिसने, मतलब उन इवेंट्स की तरफ मैं बह गया, और मुझे ऐसे टाइम के साथ चूज करना पड़ा, जिससे मेरी पूरी की पूरी जिंदगी चेंज हो गई। आई कुड हैव परस्यूड अ करियर इन मेटलर्जी एंड बिकम बिकम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ लार्ज कंपनी। तो वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो अपनी स्टडी की थी मेटलर्जी में, ठीक है, जिसमें हम मेटल से रिलेटेड स्टडी करते हैं, तो उन्होंने इसमें अपनी स्टडी की थी। तो वो कहते हैं कि मेटलर्जी में अपना करियर बना सकता था, और मैं एक बड़ी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकता था, और ऑप्टेड फॉर अ कमीशन इन द इंडियन आर्मी। और या फिर मैं क्या कर सकता था? मैं इंडियन आर्मी में भी जा सकता था, एंड मे बी रिटायर्ड एज अ जनरल, और अब तक तो मैं एक जनरल के रूप में रिटायर भी हो चुका होता। Or I could have left for the US and gone on to become a highly successful NRA. या फिर मैं क्या कर सकता था? मैं इंडिया छोड़कर यूएस जा सकता था, और वहाँ मैं बहुत ही सक्सेसफुल NRI बन सकता था। Yet I chose none of these. लेकिन मैंने फिर भी इनमें से कुछ भी चूज नहीं किया, because somewhere deep down I knew I could make a more meaning contribution by working here in आनंद गुजरात। तो वो कह रहे हैं कि मैंने इन सब ऑप्शंस को चूज किया ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जानता था कि मैं अपने गुजरात के आनंद में रहकर ही अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ। योर ग्रैंड मदर टू मेड एन इम्पोर्टेंट चॉइस। तुम्हारी जो दादी थी, उन्होंने भी एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया। शी न्यू, वो जानती थी, इन दोज डेज, उन दिनों में, लाइफ इन आनंद could not offer even the simple comforts that we take for granted today। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारी दादी जानती थी कि उन दिनों में गुजरात के आनंद में जो लाइफ है, वो हमें सिंपल कंफर्ट्स भी ऑफर नहीं कर सकती है, जो आज के टाइम में लोग टेक फॉर ग्रांटेड, मतलब आज के टाइम में लोग उन्हें सिंपल मानते हैं। तो वो जो सिंपल कंफर्ट थे, वो हमें उस टाइम में, उन दिनों में मिलना भी बहुत मुश्किल था। However, she ardently spotted my choice to live and work in आनंद। ardently का मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना। तो वो कह रहे हैं कि हालांकि, मतलब फिर भी, तुम्हारी दादी ने पूरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ मेरे ऑप्शन को सपोर्ट किया, आनंद में ही रहकर काम करने के डिसीजन में मेरा सपोर्ट किया। दैट चॉइस ऑफ योर ग्रैंड मदर टू स्टैंड बाई मी हैज गिवन मी एन एवरलास्टिंग स्ट्रेंथ। जो तुम्हारी दादी ने एक डिसीजन लिया था कि वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही, ये मुझे हमेशा लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ देता है। एवरलास्टिंग मतलब लॉन्ग टर्म, जो हमेशा रहे। ठीक है, तो उनका जो सपोर्ट था, उसने मुझे हमेशा एक स्ट्रेंथ दी। ऑलवेज ensuring that I shouldered my responsibilities with poise। poise का मतलब
शांत और कॉन्फिडेंट वे में। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हमेशा उन्होंने मुझे इंश्योर करा है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी शांति के साथ और बैलेंस के साथ निभा सकूं। Whenever I have received any recognition for my contributions towards the progress of our country, कि जब भी मुझे मेरे कंट्रीब्यूशन, कौन से कंट्रीब्यूशन, जो मैंने अपने देश की प्रोग्रेस के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, तो उसके लिए जब भी मुझे कोई रिकॉग्निशन मिली है, कोई अवार्ड मिला है, आई ऑलवेज एम्फेसाइज्ड दैट इट इज़ अ रिकॉग्निशन ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ मैनी पीपल विद होम आई हैड अ प्रिविलेज टू बी एसोसिएटेड विद। तो वो कह रहे हैं कि जो भी मुझे जब भी रिकॉग्निशन मिलता था मेरे कंट्रीब्यूशन के लिए, मैं हमेशा हमेशा फोकस करता था कि जो ये रिकॉग्निशन मिली है मुझे, ये कई लोगों की अचीवमेंट्स हैं, किन लोगों के, जिनके साथ मैं इतने लंबे टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, उनसे जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला है। I would like to stress even more strongly that my contributions have been possible only because I have consistently adhered to certain values। तो वो कह रहे हैं कि मैं इस बात पर भी स्ट्रॉन्ग वे में स्ट्रेस डालना चाहता हूँ, फोकस डालना चाहता हूँ कि जो भी मैंने कंट्रीब्यूशन किए ये सिर्फ पॉसिबल हुए, तो क्यों हुए, अध्ययन मतलब फॉलो करना, क्योंकि मैंने लगातार कुछ वैल्यूज को फॉलो किया है, कुछ मूल्यों का मैंने हमेशा पालन किया है। कौन से वैल्यूज? वैल्यूज दैट आई हैव इनहेरिटेड फ्रॉम माय पेरेंट्स एंड अदर फैमिली एल्डर्स। वो वैल्यूज जो मुझे मेरे पेरेंट्स से मिले या फैमिली के बड़े बुजुर्गों से मिले। वैल्यूज दैट आई साइन माय मेंटर एंड सपोर्टर हियर इन आनंद त्रिभुवन दास पटेल। और वो वैल्यूज जो मैंने अपने मेंटर, अपने सपोर्टर में देखे। कौन थे उनके मेंटर सपोर्टर? त्रिभुवन दास पटेल, आनंद में थे। तो उनसे मैंने काफी कुछ सीखने को मिला। I have often spoken of integrity as the most important of these values। अब वो कहते हैं कि बहुत से वैल्यूज थे, लेकिन उसमें से मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसे मानता हूँ? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्ट वे में काम करना। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इंटीग्रिटी सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज था। रियलाइजिंग दैट इंटीग्रिटी एंड पर्सनल इंटीग्रिटी। अब वो महसूस कर रहे हैं इंटीग्रिटी सबसे मेन कौन सी? पर्सनल इंटीग्रिटी, मतलब खुद के लिए ऑनेस्ट रहना। एंड दैट इज बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। तो वही कह रहे हैं कि सबसे जरूरी क्या होता है? खुद के लिए ऑनेस्ट होना। If you are always honest to yourself, it doesn't take much effort in always being honest with others। तो वही कह रहे हैं कि अगर आप खुद के प्रति ईमानदार हो, सच्चे हो, तो दूसरों के प्रति सच्चा रहना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, वो भी इजी होते हैं। तो सबसे जरूरी क्या है? खुद के प्रति ईमानदार रहना, सच्चे रहना। I have also learned what I am sure you too will find out someday। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैंने ये भी सीखा है, जो जिसके लिए मैं पूरा श्योर हूँ कि तुम भी एक दिन ये सीखोगे। लाइफ इज अ प्रिविलेज एंड टू वेस्ट इट वुड बी रॉन्ग। तो वो कह रहे हैं कि लाइफ एक है प्रिविलेज, प्रिविलेज मतलब एक स्पेशल राइट्स। ठीक है, तो लाइफ क्या है? बहुत ही स्पेशल है, और इसको हमें कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसको वेस्ट करना गलत है। इन लिविंग दिस प्रिविलेज कॉल्ड लाइफ यू मस्ट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योरसेल्फ। तो वो कह रहे हैं कि जो ये वर्ड है लाइफ नाम का, जो हमें ये एक स्पेशल गिफ्ट मिला है, इसको जीते हुए तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करनी चाहिए। ऑलवेज यूज योर टैलेंट्स टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी एंड कंट्रीब्यूट समहाउ टू द कॉमन गुड। और तुम्हें हमेशा क्या करना है? जो भी तुम्हारे पास टैलेंट है, स्किल है, उसका बेस्ट यूज करना है अपनी एबिलिटी को, और कंट्रीब्यूट करना है कॉमन गुड। कॉमन गुड मतलब सबकी भलाई में अपना योगदान देना है। दैट कॉमन गुड विल प्रेजेंट इटसेल्फ टू यू इन मैनी फॉर्म्स एवरी डे। जो ये कॉमन गुड है मतलब लोगों की भलाई करना, ये हर रोज तुम्हारे सामने किसी ना किसी रूप में आते ही रहेंगे। इफ यू लुक अराउंड यू, अगर तुम अपने आसपास देखना चाहो, यू विल फाइंड देयर इज अ लॉट वेटिंग टू बी डन। तो तुम देखोगे तुम्हारे आसपास बहुत कुछ है जो अभी किया जाना बाकी है। अब क्या क्या हो सकते हैं वो? योर फ्रेंड में नीड सम हेल्प,
तुम्हारा जो फ्रेंड है उसे कुछ हेल्प चाहिए हो। योर टीचर कुड बी लुकिंग फॉर अ वॉलंटियर, तुम्हारे जो टीचर उन्हें वॉलंटियर की जरूरत हो। वॉलंटियर मतलब जो समाज सेवा करते हैं, ठीक है, स्वयं सेवक, लोगों की सेवा। और द कम्युनिटी यू लिव इन वी नीड यू टू मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन, और या फिर वो कम्युनिटी जहाँ तुम रह रहे हो उन्हें भी तुम्हारे कॉन्ट्रीब्यूशन की जरूरत हो। आई होप दैट यू टू विल डिस्कवर एज आई डिड दैट फेलियर इज नॉट अबाउट नॉट सक्सीडिंग। तो वो कह रहे हैं कि मुझे आशा है कि तुम भी मेरी ही तरह ये समझ जाओगे कि जो फेलियर होता है उसका मतलब सफलता ना मिलना नहीं होता। मतलब फेलियर का मतलब ये नहीं है कि हमें सक्सेस नहीं मिली। Rather, it is about not putting in your best effort and not contributing, however modestly, to the common good. तो वो कह रहे हैं कि फेलियर का मतलब ये नहीं है कि हम सक्सेस नहीं हुए, हमें सफलता नहीं हुई, नहीं मिली, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमने अपना बेस्ट एफर्ट नहीं दिया, हमने ज़्यादा मेहनत नहीं की। एंड नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग हाउएवर मोडेस्टली टू द कॉमन गुड, या फिर समाज की भलाई में हमने थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया। इन लाइफ यू टू विल डिस्कवर एज आई डिड, कि तुम अपनी लाइफ में ये भी जान जाओगे जैसे मैं जान गया था, दैट एनीथिंग कैन गो रॉन्ग एट एनी टाइम एंड मोस्टली डज, कि लाइफ के किसी भी टाइम पर कुछ भी गलत हो सकता है और ऐसा होता भी है। Yet there is little correlation between the circumstances of people's lives and how happy they are. Correlation का मतलब किसी के बीच कनेक्शन होना, रिलेशन होना। तो वो कह रहे हैं कि फिर भी जो लोगों के जीवन की सिचुएशंस हैं और वो किस तरह से हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों के बीच बहुत ही कम रिलेशन है। लिटल ना के बराबर, बहुत कम रिलेशन है कि वो एक्चुअल में उनकी लाइफ कैसी है और जैसा वो खुश दिख रहे हैं, इन दोनों के बीच बहुत फर्क है, वो ये कहना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ अस कंपेयर अवरसेल्व्स विद समवन वी थिंक इज हैप्पियर। तो वो कह रहे हैं कि ज्यादातर हम क्या करते हैं, हम खुद को कंपेयर करते हैं किसी दूसरे के साथ, किसी दूसरे के साथ, वो जिसको हम सोचते हैं कि वो तो इतना खुश है, तो हम खुद को उसके साथ कंपेयर करते हैं। अब वो कौन हो सकता है? अ रिलेटिव, कोई हमारा रिश्तेदार हो सकता है, एन एक्वेंटेंस, हमारा जान पहचान वाला, और ऑफन समवन वी बेयरली नो, और कोई तो ऐसा भी हो सकता है जिसको हम ठीक से जानते भी नहीं है, तो उसके साथ हम कंपेयर करने लग जाते हैं कि उसकी लाइफ इतनी अच्छी है, वो इतना खुश है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। But when we start looking closely, we realize that what we saw were only image of perfection. तो वो कह रहे हैं कि अगर हम इन्हीं चीज़ों को पास से, गहराई से देखने लगते हैं, तो हमें सब समझ में आ जाता है कि ये हम जो भी देख रहे हैं, ये सिर्फ परफेक्शन की एक इमेज है। तो कहना चाहते हैं कि कुछ भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, ठीक है? अगर हमें कुछ दिखाई भी दे रहा है, कोई लोग खुश दिख रहे हैं और हम कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर हम उनको बिल्कुल पास से देखें तो हमें पता चल जाता है कि परफेक्शन जैसा कुछ होता ही नहीं है। एंड दैट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड चेरिश व्हाट वी हैव, और फिर ये हमें हेल्प करता है समझने में और खुश होने में जो भी हमारे पास है, रेदर देन व्हाट वी डोंट हैव। किसकी बजाय जो चीज़ हमारे पास नहीं है, उसकी बजाय जो हमारे पास है उसकी कदर करें, उसके लिए खुश रहें हम। Do you remember when you accompanied me at the magnificent ceremony in Delhi, where our president awarded me the Padma Vibhushan in 1999? तो वो कह रहे हैं कि क्या तुम्हें याद है जब तुम मेरे साथ गए थे? कहाँ? दिल्ली में एक बहुत ही शानदार समारोह हुआ था, तो उसमें तुम मेरे साथ गए थे और उस समारोह में जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने मुझे पद्म विभूषण दिया था 1999 में। तो क्या तुम्हें ये मेमोरी याद है? विद ग्रेट प्राइड यू स्लिप द मेडल अराउंड योर नेक। तो वही कह रहे हैं कि बहुत ही खुशी के साथ, गर्व के साथ तुमने मुझसे वो मेडल लिया और अपने गर्दन में पहन लिया। Looked at it in awe and asked me very innocently if you could keep it. और फिर तुमने बहुत ही हैरानी से उसको देखा और फिर बहुत ही इनोसेंटली वे में मुझसे पूछा कि क्या तुम इसे रख सकते हो।
डू यू रिमेंबर द आंसर योर ग्रैंडमदर आई गेव यू? तो क्या तुम्हें वो आंसर याद है जो मैंने और तुम्हारी दादी ने तुम्हें दिया था? वी टोल्ड यू दैट ऑफ कोर्स दिस मेडल वॉज yours एज मच एज इट वॉज माइन। तो हमने तुम्हें जवाब दिया कि बिल्कुल हाँ, तुम ये मेडल रख सकते हो, ये मेडल जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। बट दैट यू शुड नॉट बी सेटिस्फाइड इन merely कीपिंग माई अवार्ड। लेकिन हमने वो क्या कहा था कि सिर्फ मेरे इस अवार्ड को रख कर तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। द चैलेंज बिफोर यू वॉज टू अर्न योर own reward फॉर द वर्क दैट यू डिड इन योर लाइफ टाइम। तो जो मेन चुनौती है वो तुम्हारे सामने क्या है कि तुम खुद एक रिवॉर्ड जीतो उस काम के लिए जो तुमने अपनी लाइफ में किया है। तो यहाँ पर वो ये सीख देना चाहते हैं कि अगर हम अपनी लाइफ में भी कुछ अच्छा करेंगे तो उसके लिए हमें रिवॉर्ड खुद ही मिलता जाएगा। तो मेन चैलेंज यही है कि तुम खुद अवार्ड रिवॉर्ड जो है वो अर्न करो। एंड इन द एंड, और लास्ट में, इफ वी आर ब्रेव एनफ टू लव, कि अगर हम किसी से प्रेम करने के लिए एनफ हैं, स्ट्रॉन्ग एनफ टू रिजॉइस इन अनदर्स हैप्पीनेस, किसी दूसरे की खुशी में खुश होने के लिए मजबूत हैं, एंड वाइज एनफ टू नो, और इतना जानने के लिए बुद्धिमान है, क्या जानने के लिए, दैट देयर इज एनफ टू गो अराउंड फॉर ऑल, और हम ये जानने के लिए बुद्धिमान हैं कि सभी के लिए सब चीज़ क्या है, एनफ है, पर्याप्त है। देन वी वुड हैव लिव्ड आवर लाइव्स टू द फुलेस्ट, तो ही हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से जी पाएंगे। आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस म्यूजिक्स, म्यूजिक्स मतलब बहुत ही गहराई से सोचना, जो भी हमारे थॉट्स हैं। तो वो क्या है कि मैं ये अपने जो थॉट्स हैं ये तुम्हें डेडिकेट करना चाहता हूँ सिद्धार्थ, एंड टू द मिलियंस ऑफ अदर चिल्ड्रन ऑफ योर जनरेशन इन योर कंट्री, और हमारी कंट्री में तुम्हारी ही जनरेशन के जो दूसरे लाखों बच्चे हैं, मिलियंस बच्चे हैं, उनके साथ मैं अपने ये उनके लिए मैं अपने ये थॉट्स समर्पित करना चाहता हूँ। इन द होप दैट अपॉन रीडिंग दैम यू विल बी इंस्पायर्ड एनफ टू गो ब्रेवली आउट इनटू द वर्ल्ड एंड वर्क टायरलेसली। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मैं अपने थॉट्स सबको समर्पित करना चाहता हूँ, ठीक है, डेडिकेट करना चाहता हूँ। इन द होप, इस आशा के साथ कि जब भी तुम इन्हें पढ़ोगे तो तुम इतने इंस्पायर हो जाओ, इतने प्रेरित हो जाओ कि तुम ब्रेवली, बहादुरी के साथ उस संसार में कदम रख सको, एंड वर्क टायरलेसली इन योर चूजन फील्ड, और जिस फील्ड को तुमने चूज किया है वहां तुम बिना थके काम कर सको, फॉर द लार्जर गुड ऑफ द कंट्री, देश की अच्छाई के लिए, फॉर द लार्जर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए। रिमेंबर रिवॉर्ड्स दैट कम टू यू देन आर द ओनली ट्रू रिवॉर्ड्स फॉर अ लाइफ वेल स्पेंट। याद रखो उस समय जो भी तुम्हें पुरस्कार मिलेगा कि तुमने देश के प्रोग्रेस में अपना योगदान दिया है, तो वो क्या है कि उस समय जो भी तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा वही एक्चुअल में एक अच्छी लाइफ के ट्रू रिवॉर्ड्स होंगे। विद माई फॉन्डनेस लव वी गुरे। ठीक है, तो ये उन्होंने अपने ग्रैंडसन को लेटर लिखा था। उन्होंने इसमें जीवन की सीख दी कि हमें अपने कंट्री के प्रोग्रेस के लिए कंट्रीब्यूशन करना है, सच्चे मन से, पूरी ऑनेस्टी से। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।